तो आज की कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है, लेकिन ये कहानी जंग की नहीं है। कहानी एक ऐसे सिपाही की है, एक ऐसे फौजी की है जिसकी बहादुरी, जिसके लिए उसके सीनियर का आदेश, ऑर्डर, मतलब गीता और कुरान से कम नहीं। उसने ये तय किया कि जो उसे फरमान दिया गया, ऑर्डर दिया गया है, वो उससे पीछे नहीं हटेगा। और इस चक्कर में, अनजाने में, गलती से वो 29 साल तक जंग लड़ता रहा। 29 साल तक उसी फौज या फौजी की वर्दी को पहने रहा। 29 साल तक उसे पता ही नहीं चला कि दुनिया में क्या हुआ है। उसे ये तक पता नहीं कि उसके अपने ही देश के 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बॉम्ब गिरा है, जिससे शहर बर्बाद हो गया, क्योंकि उसने कभी ऐसे बॉम्ब के बारे में सुना भी नहीं था। और 29 साल बाद जब उसे असलियत पता चलती है तो क्या होता है, आज की कहानी यही है। आज की कहानी है, इस कहानी का हीरो है जिसका नाम है हिरो ओनोडा। जापान का ये नागरिक ठीक ठाक पढ़ने में, 20 साल की उम्र में ये हुआ कि जापानी आर्मी की तरफ से कि सेना ज्वाइन करो। इसने बाकायदा जापानी इंपीरियल आर्मी को ज्वाइन किया। 18 साल की, तब 18 से 20 साल की उम्र थी ओनोडा की। ज्वाइन करने के बाद काफ़ी काबिल था, बहुत तेज़ी से तरक्की करता गया। तरक्की करने के बाद इसको इंटेलिजेंस अफसर बना दिया गया, मतलब आधा मिलिट्री आधा जासूसी। और इसके बाद बाकायदा ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग बड़ी सख्त थी। इस ट्रेनिंग के दौरान उस वक्त तक वर्ल्ड वॉर की सुगबुगाहट भी शुरू हो चुकी थी, सारी चीज़ें थी, कई देश लड़ रहे थे। तो बड़ी सख्त ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग ये कि आप जंगल में हो, आपको खाना नहीं मिलेगा, आपको ज़िंदा रहना है, आप कैसे रहोगे, दुश्मनों से आप कैसे मुकाबला करोगे, भिड़ंत में कैसे अपने आप को बचाओगे। तो बहुत ही टफ ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग को भी पास किया ओनोडा ने। और इसके बाद 26 दिसंबर 1944 की तारीख आती है। 26 दिसंबर 1944 हिरो ओनोडा और उसके कुछ साथियों को, इसी ग्रुप से जहाँ से वो ट्रेनिंग ली थी, उस ट्रेनिंग में कुछ लोग उसके जो साथ थे, इन्हें फिलीपींस के एक आइलैंड पे, एक द्वीप पे भेजा जाता है जिसका नाम था लुबांग। फिलीपींस भी जंग के घेरे में था। तो ओनोडा वहाँ पहुँचता है अपने कुछ दोस्तों के साथ, और इसे कहा जाता है, इसके जो कमांडर थे उन्होंने कहा कि वहाँ जाकर तुम्हें अमेरिकी सेना से लड़ना है, क्योंकि वहाँ अमेरिकी सेना फिलीपींस में इस लुबांग द्वीप पे कब्जा करने की कोशिश करेगी। जापान के कुछ सैनिक ऑलरेडी पहले से उस द्वीप पर थे, बट इनको अलग से और भेजा गया लोगों को, ताकि अमेरिकी सेना का मुकाबला कर सकें। 26 दिसंबर 1944 को जब ये लोग निकलने लगे फिलीपींस के इस द्वीप पर जाने के लिए, तो इनके कमांडर ने इन्हें कुछ बातें कही। और जो बातें थी उसको ट्रांसलेशन करके मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए तुम सरेंडर नहीं करोगे, लेकिन तुम्हें सुसाइड भी नहीं करना है। अगर कोई ऐसा हाल या ऐसे माहौल हो जाए या ऐसे सिचुएशन पैदा हो जाए, तुम वहीं रहोगे, और जब सब कुछ ठीक होगा हम तुम्हें लेने आएंगे, चाहे 5 दिन बाद आएँ, 5 हफ्ते बाद आए, 5 महीने बाद आए, या 5 साल बाद आए, लेकिन आएंगे। बट तुम्हें सरेंडर नहीं करना है, तुम्हें अपनी जान नहीं देना है। तुम वहीं रहोगे, युद्ध लड़ते रहोगे, और वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो भेजते रहोगे, देते रहोगे, बट तुम वापस नहीं लौटोगे, न सरेंडर करोगे, न मरोगे। इस आदेश को लेकर ये टुकड़ी वहाँ पहुँचती है ओनोडा के साथ। अब वहाँ पे पहले से उम्मीद थी, इनके जाने के बाद अमेरिकी सेना वहाँ पे घुस आती है। अब जापानी सेना और अमेरिकी सेना में लड़ाई होती है। 4 दिन 5 दिन तक तो मुकाबला ठीक ठाक होता है, लेकिन फिर जापानी सेना कमज़ोर पड़ने लगती है। अब इनको सरेंडर भी नहीं करना था, भाग भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा कि चलो हम लोग 4-4 की टुकड़ी में अलग अलग बढ़ जाते हैं, ताकि जान भी बची रहे और मुकाबला भी करते रहे। तो बहुत सारे जो मारे गए सैनिक जो जिंदा बचे, उन्होंने 4-4 की टुकड़ी बना ली, टोली बना ली। ओनोडा चूँकि सीनियर थे तो एक टोली के सरदार ये बने। उसके बाद आप ये लड़ते रहे जंगल के अंदर छुपकर, इसी लुबांग द्वीप के, फिलीपींस के। इधर वर्ल्ड वार जारी। जापान ने अमेरिकी नौसैनिक पे हमला किया था अड्डे पे। बदले में अमेरिका ने
नागासाकी और हिरोशिमा पे जब उनके प्रेसिडेंट ट्रूमैन ऑर्डर दिया और पहली बार दुनिया ने एटम बम की तबाही देखी, 5 लाख से ज़्यादा मारे गए लोग, पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो गया। और इस बॉम्ब के गिराने के बाद आखिरकार जापान समझौते के लिए तैयार हो गया और जापानी सेना और जापान ने सरेंडर कर दिया इसके साथ ही। और ये सरेंडर किया था, बात है 2 सितंबर 1945 की। तो जब जापान ने ऑफिशियली सरेंडर किया, इसके बाद एक तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था। लेकिन ये इस लुबांग द्वीप के बाहर सारी चीज़ें चल रही थी हलचल। लुबांग द्वीप के जंगल में ओनोडा अब भी लड़ाई लड़ रहा है, उसे ये सब कोई ख़बर नहीं। 1944 का दौर था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, कोई और साधन नहीं था, रेडियो भी बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था। तो ऐसा कोई सेट या सिस्टम नहीं था जिससे इस जंगल तक, इन लोगों तक कोई खबर पहुंचाए। ओनोडा को अब भी लग रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जारी है और जो उम्मीद थी कि जब जंग ख़त्म होगी तो कोई ना कोई उनका जो जापानी सेना के लोग हैं वो उन्हें लेने आएंगे। इसी गलतफहमी में वो अपना उसी फौजी वर्दी में लड़ता रहा, जंगल के अंदर छुप छुप कर। कोई खबर देने के लिए आया नहीं था। इस दौरान में जंगल के अंदर जाकर लड़ाई लड़ते लड़ते वक्त बीतता रहा और इस वक्त बीतने के बावजूद ओनोडा को कोई जानकारी नहीं मिली कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। 44 से 45 हो गया, 45 से 46 हो गया, करीब 49 आ गए, जंग खत्म हुए हुए 1949। इस दौरान में अब जंगल के अंदर रहना, खाना पीना बड़ा मुश्किल, ट्रेनिंग लेकिन मिली थी तो जंगली केले, नारियल का पानी या कुछ और मिल जाए, जंगली जानवर, यही सब खा पी कर जिंदा रहना पड़ रहा था। इस दौरान में एक साथी की मौत हो गई, एक साथी ने सरेंडर कर दिया बाद में, अब एक बचा। खाने पीने के लिए कई बार जंगल के आसपास जो गांव होता था, ओनोडा और उसके साथी उस गांव पे धावा बोलते हथियारों के साथ और वहाँ से खाने पीने का सामान लूट कर ले आते। इस दौरान में कई बार झड़प हुई, कई गांव वालों की जान भी ली इन लोगों ने। तो ये सिलसिला चलता रहा। इस दौरान में गांव वालों ने शिकायत की कि कई बार जंगल से हमारे ऊपर हमला किया जाता, अनाज लूटे जाते हैं और हम विरोध करते हैं तो गोली मारी जाती है, और कई गांव वालों की इस तरह से मौत हो गई। फिलीपींस की सरकार को लगा कि ये कुछ जाहिर सी बात है, अंदर में कोई ऐसे लोग हैं, तो फौजी हैं, उन्हें शायद पता ना हो। बाकायदा जंगल के ऊपर चौपर से लाउड स्पीकर पे अनाउंस कराया गया गाँव में भी कि जंग खत्म हो गई है और जो भी आप, जिस देश के भी सिपाही हैं, आप बाहर आइए, सरेंडर कर दीजिए और अपने देश चले जाइए। कोई असर नहीं। पॉम्फलेट गिराए गए जंगल में कि बाकायदा जंग खत्म हो गई है, सब कुछ कूल हो गया है, समझौता हो चुका है, जो भी सिपाही इसमें हैं वो वापस आएँ और अपने अपने घरों को जाएं। ये पॉम्फलेट, ये अनाउंसमेंट ओनोडा के कानों तक भी पहुंची, आंखों से भी उसने देखा, लेकिन उसे लगा यह दुश्मन की चाल है। उसे यकीन ही नहीं था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई और जापान हार गया, इसलिए कि उस तक उसे ये लगा था कि फंसाने के लिए दुश्मन देश, उसके जवान उसे पकड़ने मारने के लिए ये सारी जाल बिछा रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो उस तक मैसेज पहुंचता, उसकी फौजी साथी मैसेज पहुंचाते, और इसीलिए इन सारी चीज़ों का कोई असर नहीं हुआ। दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि उसकी कोई खोज खबर जापान के उसके सीनियर अफसर और आर्मी वाले नहीं ले रहे हैं। उन्होंने जब जंग ख़त्म हुई, जिनकी लाशें थी वो लाशें मिली। एक ने जो सरेंडर किया था उसने आकर बताया कि ओनोडा उस जंगल में है, द्वीप के पास वहीं पे। तो जब ये बात पता चली तो ओनोडा के घर वाले भी परेशान थे। उसका भाई वहाँ पहुँचा, भाई ने वहाँ पे फिलीपींस की सरकार से मदद ली और उसने भी कुछ पम्फलेट छपवाए और उसमें बताया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, सच में जंग ख़त्म हो गई है, लौट आओ, सरेंडर कर दो। उसे ये भी मिला, लेकिन उसे लगा कि ये दुश्मन की फिर से चाल है, उसके रिश्तेदारों को ढाल बनाकर वो उसे पकड़ना चाहते हैं। और कई चीज़ें थी उसमें, बाकायदा उसका नाम भी लिखा था, ओनोडा सरेंडर कर दो, आ जाओ, सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन उसके नाम में कई गड़बड़ थी। जैसे वो हीरो लिखता था तो हीरो नाम था, ओनोडा की बजाय ओनोडा सन लिखा हुआ था। तो उसे लगा कि ये सब उसके घर वाले ऐसी गलती नहीं कर सकते, ये एक चाल है, और इसीलिए वो सरेंडर नहीं करेगा। तो कोशिश जारी रही, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। जंगल के अंदर से वो लगातार जब जब खाने की ज़रूरत पड़ती बाहर निकलता, गांव पे हमला करता, गांव से खाना ले जाता। बीच में फिर सरकार को पता चलती, सरकार फिर ऑपरेशन करती। लेकिन वो छुपने में बेहद माहिर था, जंगल के अंदर बरसों से रह रहा था।
उसे पकड़ भी नहीं पाते, सरेंडर करने की सारी अपील भी जो है वो बेकार जा रही थी, किसी तरीके से ओनोडा हाथ नहीं आ रहा था। अब ये सारी चीज़ें होती रहीं। इसी के बाद एक एक करके जो चार की जो टोली थी, एक ने सरेंडर किया, एक को गोली लगी थी गांव वाले की, उसकी गोली भी निकाली ओनोडा ने, लेकिन फिर बाद में उसकी तबीयत ख़राब हुई, जंगल के अंदर ही उसकी मौत हो गई। एक बार गांव में ये लोग अनाज लूटने के लिए गए तो इकलौता जो जिंदा शख्स बचा था साथ में, उसको गोली लगी, उसकी मौत हो गई। तब ओनोडा पूरे जंगल में अकेला था और अकेला ही लड़ रहा था और अकेला ही इस गुमान में था कि जंग जारी है और मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं अपने देश के लिए लड़ रहा हूँ। इसी दौरान में कहानी में अब एक नया मोड़ आता है। जापान का एक स्टूडेंट, एक सिटीज़न, वो दुनिया भ्रमण पे निकलता है वर्ल्ड टूर पे, और 3 टारगेट थे उसके। एक, उसने ये कहानी सुनी कि एक जापानी फ़ौजी है जो जंगल में है और उसे यही पता नहीं, सरेंडर भी नहीं कर रहा है, ओनोडा, उसको ढूंढना। एक उसको यति को ढूंढना था और एक और उसका एक मकसद था। तो वर्ल्ड टूर करते करते आखिरकार वो पहुंच जाता है फिलीपींस और इस लुबांग द्वीप में भी पहुंच जाता है। इत्तेफाक की बात है, द्वीप के जंगलों में भटकते भटकते वो सचमुच ओनोडा के पास पहुंच जाता है। और नसीब अच्छा था कि ओनोडा ने उसको दुश्मन नहीं माना, एक तो होलिये से जापानी था ही वो, तो उसने उसे मारा नहीं। फिर वो उसे बताता है कि मैं जापान से हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, वर्ल्ड टूर पे हूँ और आपको ढूंढ रहा था क्योंकि आपके बारे में किससे कहानियाँ पढ़ी मैंने। तो बोला कि अब आप सरेंडर क्यों नहीं करते हैं, जंग कब की ख़त्म हो गई है, जापान हार गया है। ओनोडा इस बात को भी मानने को तैयार नहीं। उसने कहा कि मैं नहीं मान सकता। उसने कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ। उसने कुछ तस्वीरें भी दिखाई जो अपने साथ ले गया था कि ये देखिए, 2 शहर पे बॉम्ब गिरा, इतने लाख लोग मारे गए, अमेरिका के आगे सरेंडर करना पड़ा, और अब तो जापान वापस जंग हारने के बाद नई तरीके से अपने पैर पे खड़ा हो रहा है। उसने कहा कि आप सरेंडर कर दीजिए। ओनोडा अब भी नहीं माना। उसने फिर याद दिलाई। उसने कहा मेरे मेजर ने एक लाइन कही थी निकलने से पहले कि तुम सरेंडर नहीं करोगे, तुम सुसाइड नहीं करोगे। जब जंग ख़त्म होगी, चाहे जितने भी वक्त लगे, हम तुम्हें लेने आएंगे, और तब तक तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगे। तो ओनोडा ने कहा कि जब तक मेरे सीनियर का ऑर्डर नहीं होगा मैं सरेंडर नहीं करूँगा। अब तक 25 साल गुजर चुके थे, 26 साल। उसने मना कर दिया। वो जापानी स्टूडेंट वापस आता है, जापान जाता है। जापान आने के बाद अब वो उसके सीनियर्स को ढूंढता है। तो उनमें से एक सीनियर जिसने ये ऑर्डर दिया था, मेजर तानीगुची, आखिरकार वो उन तक पहुंचता है। वो तब रिटायर हो चुके थे इंपीरियल आर्मी जापान से, और उन्होंने अपनी एक किताब की दुकान खोली थी, बुक शॉप। पता पूछते पूछते वो स्टूडेंट वहाँ पहुँचता है और जाकर बताता है कि आपका एक रंगरूट, आपका एक सिपाही, आपका एक फ़ौजी, जिसको आपने लुबांग द्वीप भेजा था दिसंबर 1944 में, वो आज भी जंगलों में अकेला है और सरेंडर करने को तैयार नहीं। उसे इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा है कि जापान उस जंग में हार चुका है और जंग ख़त्म हुए इतने साल हो गए। सुनकर मेजर तानीगुची को बड़ी हैरानी होती है। उसके बाद वो उसकी बात मानते हैं, कहते हैं मैं जाऊंगा। जापानी सरकार से इजाज़त ली जाती है। मेजर तानीगुची इसके बाद फिलीपींस पहुंचते हैं। फिलीपींस जाने के बाद आखिरकार जंगल तक मैसेज पहुंचाया जाता है कि आपसे मिलने के लिए मेजर तानीगुची आ रहे हैं। वैसे ही पम्फलेट और उसके ज़रिए ओनोडा ये पढ़ता है। उसे फिर वही यकीन होता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया, इसका मतलब है कि मेरे बॉस मुझे वापस लेने आ रहे हैं। इसके बाद मेजर जंगल में ओनोडा से मिलते हैं और जाकर कहते हैं कि जंग तो ख़त्म हुए हुए अब करीब 28 साल हो गए, बल्कि 29वां साल शुरू हो गया था। तुम अब तक क्यों लड़ रहे हो? तो उसने कहा मुझे किसी ने खबर नहीं दी। इस दौरान में बहुत बार मुझे भ्रमित करने की कोशिश की गई, पॉम्फलेट बांटे गए, ऊपर से गिराए गए, लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन बीच बीच में ये भी होता था कि मुझे धमाकों की आवाज़ भी सुनाई देती थी। तो जब मैं गांव की तरफ देखता था तो देखता था लोग अब नॉर्मल कपड़े पहन रहे हैं, वर्दी के ड्रेस में कम है, लेकिन फिर धमाके भी हो रहे हैं। अगर जंग ख़त्म हो गई तो धमाके क्यों हो रहे थे? तो मुझे लगा कि ये सब चाल है। यहाँ पर दिक्कत ये हुई थी कि जिस जगह पे ये गांव और जंगल था, उसके पास जंग ख़त्म होने के बाद फिलीपींस का एक एयरफोर्स का बेस था, जहाँ वो अक्सर ट्रेनिंग करते थे। उस ट्रेनिंग के दौरान बॉम्ब गिराते थे और उस बॉम्ब की आवाज़ जंगल तक जाती थी। और ओनोडा को ये लगता था
कि जंग अब भी जारी है, लड़ाई हो रही है, बम गिर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। और गांव के लोगों को जब उसने लेकिन देखा कि फ़ौजी वर्दी में नहीं, आम कपड़ों में है, सिविलियन, तो उसे लगा ये भी एक चाल है उसे पकड़ने और पकड़वाने की। इसलिए उसने सरेंडर नहीं किया, लेकिन उसने कहा कि मेरे पास कोई आया तक नहीं। फिर उन्होंने पूरी बात बताई कि 2 शहरों पे कैसे बॉम्ब गिरा, कैसे बर्बाद हो गया। अब जापान कितना आगे बढ़ चुका है, साइंस टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है। ये सब सुनने के बाद ओनोडा को पहली बार यकीन हुआ और वो बहुत रोया। रोने के बाद उसने जो बोला और उसने जो अपनी किताब में लिखी है जो कोट है वो ये कि 30 साल तक मैं रोज़ अपनी राइफ़ल को चमकाता रहा। 30 साल तक किस चीज़ के लिए? मैं अब अपने को कोसता हूँ। 30 सालों तक मैं सोचता रहा कि मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ, लेकिन अब लगता है कि मैं कई लोगों के वास्ते परेशानी का सबब बना रहा। गाँव के बहुत सारे लोगों की उसके हाथों जान गई थी। अपने मेजर के आदेश के बाद आखिरकार वो तारीख आती है 9 मार्च 1974। 1944 दिसंबर, बल्कि 26 दिसंबर 1944 को ओनोडा निकला था इस फिलीपींस के द्वीप के लिए। और 9 मार्च 1974, लगभग 30 साल के बाद, 30 साल में कुछ महीने कम, उसने फिलीपींस के उस वक्त के प्रेसिडेंट थे फर्डिनेंड मार्कोस, उनके सामने जाकर सरेंडर किया। उसने अपना राइफ़ल, उसके पास जो था उस वक्त .25 कैलिबर राइफ़ल, 500 राउंड गोलियां, कुछ हैंड ग्रेनेड और एक समुराई का तलवार, ये उनके आगे सरेंडर करके रखा। और उसी फौजी वर्दी में गया था 30 साल से, जिसे पहनकर जंगल में भटक रहा था और रखता था। फिर बाकी भी कुछ कपड़े थे उसके पास, लेकिन वो पुरानी वर्दी जो उसने 44 में पहनी थी उसी को पहनकर सरेंडर करने गया। अब तब तक वहाँ की पुलिस और इनसे पता चला 1974 में जब इसने सरेंडर किया कि करीब 30 शहरियों को कत्ल किया है ओनोडा ने। उन गाँव में खाना लूटने के लिए कई बार गाँव वाले विरोध करते तो गोलियाँ चलती दोनों तरफ से। उसमें तो ये था कि 30 लोगों का कत्ल किया है, अब इसका क्या होगा। प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस ने जब ये सरेंडर के बाद उसकी कहानी सुनी तो फिर उसके ऊपर वहाँ पे कोई क्रिमिनल केस चलाने से उन्होंने रोक लगा दी और उसके पीछे रीज़न दिया। उन्होंने कहा मेरी नज़र में ये कोई कातिल या क्रिमिनल नहीं है, ये एक फ़ौजी है जो अपने देश के लिए जंग लड़ रहा था और जिसे ये मालूम नहीं था कि जंग ख़त्म हो गई, और ये फिर भी अपना फ़र्ज़ निभा रहा था। और उस फ़र्ज़ के रास्ते में कई बार ज़िंदा रहने के लिए खाना और ये सारी चीज़ें जो गोलीबारी हुई, उसमें 30 लोग इसके हाथ से ज़रूर मारे गए अलग अलग वक्त में इन 30 सालों में। लेकिन उसके पीछे मकसद कोई क्राइम और क्रिमिनल वाला नहीं था। वो सीधा सीधी एक देश का सिपाही जो करता है अपने देश के लिए, उसने वही किया और इसको यही एहसास था कि अपने देश के लिए लड़ रहा है। और उस लड़ाई में इन लोगों की जान गई, इसलिए इसके पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, इसे बाइज्जत बरी किया जाता है और पूरे सम्मान के साथ फिलीपींस से इसे जापान भेजा जाए। उसके सम्मान में वो समुराई का जो तलवार था वो वापस किया प्रेसिडेंट ने ओनोडा को। इसके बाद ओनोडा को एक हीरो की तरह जापान लाया जाता है। जब वो वहाँ पहुँचा था तो करीब 21 साल का था फिलीपींस में लड़ने के लिए। जिस दिन जापान की सरजमीन पर वो वापस लौटा तब 51 साल का था, 51। 30 साल उसने जंगल में गुजार दिए। वर्ल्ड वॉर 6 साल के अंदर ख़त्म हो गई थी सेकंड, लेकिन वो 30 साल तक सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ता रहा अनजाने में, क्योंकि उस तक कोई सच्चाई या खबर पहुंची ही नहीं थी। जापान आने के बाद एक हीरो की तरह उसका स्वागत हुआ। जापानी मीडिया में जब उसकी खबरें छपी तो वहाँ का एक हीरो बन गया। लोग उसके बारे में बातें करने लगे, उसकी बहादुरी के बारे में बातें करने लगे। ये कहने लगे कि कैसे अपने एक सीनियर के ऑर्डर को उसने अपना कानून बना लिया कि मैं सरेंडर नहीं करूँगा जब तक मेरा सीनियर नहीं कहेगा या जब तक मेरी इंपीरियल आर्मी की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं आएगा। और इस दौरान में तमाम लोगों ने कोशिश कर ली, उसने सरेंडर नहीं किया, न सुसाइड किया। कहते हैं कि इन 30 सालों में कई बार बड़ी अजीब अजीब चीज़ें हुई, पत्थर और क्या क्या वो भी उसने खाया। मतलब बस जिंदा रहने के लिए जो जो कर सकता था उसने सब कुछ किया। उसकी इस बहादुरी और उसके इस जज्बे को देखते हुए जापान की सरकार ने
ओनोडा के पूरे 30 साल की जो तनख्वाह थी, सैलरी, वो वापस किए। 30 साल की सैलरी दी। इसके अलावा एक्स्ट्रा बहुत सारे इनाम दिए, सम्मान दिए। वहाँ की अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन और संस्थाएं थी, उन्होंने उसके ऊपर इनामों की बारिश कर दी। उसके पास बेशुमार पैसे आ गए। इन पैसों का एक बड़ा हिस्सा ओनोडा ने कहा कि मेरे हाथों बहुत सारे उस लुवांग द्वीप के करीब जिस गांव के आसपास में छुपा था, मेरे हाथों मारे गए। मेरा वक्त है कि उनको कुछ रिटर्न करूं। उसने उस इनाम के पैसे का एक बड़ा हिस्सा उस गांव को दान कर दिया ताकि उन लोगों की ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो सके। इसके बाद बाकी जितने पैसे थे बहुत सारी अलग अलग चैरिटेबल संस्थाओं को उसने दान किया ताकि लोगों का भला हो सके। लेकिन अब वो जापान में एक हीरो था, पर जापान में अब उसका मन नहीं लग रहा था। उसे लगा कि जिस जापान, जो वहाँ की परंपराएं थी, जो सारी चीज़ें थी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। अब जापान एक मॉडर्न कंट्री बन गया है, साइंस टेक्नोलॉजी ने बड़ी तरक्की कर ली है और यहाँ अब लाइफ एकदम अलग हो गई है। तो वो जो पुराना जापान था, जो 30 साल तक उसने जंगल में रहकर नहीं देखा, उस जापान से मुझे थोड़ी कुफ्त होने लगी और एक रोज़ वो जापान छोड़कर ब्राज़ील पहुँच गया। ब्राज़ील जाने के बाद वो जापानी कम्युनिटी के बीच में रहने लगा। वहीं उस जापानी कम्युनिटी की एक लड़की से उसने शादी की, जिसने उसे नए जापान के बारे में बताना शुरू किया। फिर अचानक एक रोज़ उसने खबर पढ़ी कि एक लड़के ने जापान में स्कूल में 13 साल के बच्चे ने कत्ल कर दिया। ये पढ़ने के बाद ओनोडा को बड़ा अजीब लगा कि एक छोटे से बच्चे के अंदर भी सब्र नहीं है और वो इस तरह का काम कर सकते हैं। उसे लगा नहीं, उसका फ़र्ज़ है कि जाकर वहाँ की नई जनरेशन को कुछ तालीम दें। वापस ब्राज़ील से वो जापान आता है। जापान आने के बाद वो बच्चों के बीच में अलग अलग चीज़ें उनको पढ़ाता है, समझाता है और उनको नई ज़िंदगी के बारे में बताना शुरू करता है। इसके बाद 1996 में वो फिर से लुवांग द्वीप जाता है। उसी गांव में जाता है जिस गांव के कई लोगों को उसने मारा था उस वक्त, एक जंग समझकर। वहाँ उन गांव के लोगों से माफ़ी मांगता है। फिर वापस जापान आता है। जापान में इसके बाद बच्चों को सही तालीम देने में उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है। 2014 17 जनवरी 2014 में 91 साल की उम्र में आखिरकार हीरो ओनोडा की मौत हो जाती है। तो ये थी कहानी उस हीरो ओनोडा की, जो अनजाने में 30 साल तक, 29 से 30 साल तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ता रहा, जो कि 4 से 6 साल के अंदर ही ख़त्म हो गया था। लेकिन उसने अपने फ़र्ज़ से मुंह नहीं चुराया। उसे जो हुक्म मिला था उसने उसे पूरा बजाया। उसने न सरेंडर किया, न खुदकुशी की, न किसी के बहकावे में आया। हालांकि अनजान भी बना रहा और एक तरह से गलती ये भी हुई कि उसे सच्चाई नहीं मालूम थी और उस सच्चाई ने उसे पूरी दुनिया से काट कर 30 साल तक अकेला तन्हा जंगल में रखा। ऐसे बहादुरों की, ऐसे हीरो की मिसालें हमेशा दी जाती रहेंगी और लोग याद भी करेंगे।